अरे हल्ला मत कीजिए, ठीक कर न रहा है, काहे हल्ला कर रहे हैं? खराब हुआ है तो ठीक होगा ना। हो गया ठीक, सब चीज ठीक है। चलिए क्लास लाइव कीजिए। क्लास लाइव कर दिए, मैसेज डाल दीजिए टेलीग्राम पे फिर से। इसमें पानी ना है जी, पानी ना है इसमें। क्लास लाइव हो गया। क्लास लाइव हो गया। चलिए करंट के संदर्भ में जो है, आज आपका समसामयिकी घटना के संदर्भ में जो है, आज आपका करंट का 5वां क्लास है। और करंट का जो 5वां क्लास है, इस क्लास में जो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के विषय में चर्चा करेंगे। आज मीडिया वाले आए हुए भी थे, तो इसी वजह से आज जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के विषय में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बाद जो है हम लोग फिर बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2023 के विषय में, सुधा मूर्ति के विषय में, और लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने से पहले जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर आपको ऑपरेशन इंद्रावती क्या है इसकी चर्चा करेंगे। इन तमाम बातों की चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से। शुरुआत हम लोग करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता का अंग्रेजी फ्रीडम, फ्रीडम ना, हम भी सब चीज भूल गए हैं लगता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, अरे निकलना है आपको, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें थोड़ा ओआरएस दे दीजिएगा, तो ओआरएस ठीक है, इलेक्ट्रल पाउडर दे दीजिएगा, ओआरएस में इलेक्ट्रल पाउडर। चलिए आइएगा समझिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल के दिनों में अभी मई चल भी रहा है, आपको 3 मई को हम लोगों ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया और उस उपलक्ष्य में ही यह सूचकांक भी जारी हुआ। और इस सूचकांक की अगर हम बात करें तो यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। यह जो संस्था है वैश्विक मीडिया, विश्व स्तर की मीडिया की स्थिति का अवलोकन करते हुए सूचकांक जारी करता है। और पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 ईस्वी में जारी हुआ था। पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 ईस्वी में जारी हुआ था और 2002 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष लगातार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता हुआ आया है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 है, इस सूचकांक की अगर हम बात करें, तो इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया है और 180 देशों में हमारे देश भारत की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश भारत का जो स्थिति है बेहद खराब है। और 180 देशों में भारत का स्थान है 159। लगभग हम लोग नीचे से ही टॉप 25 के अंदर हैं या टॉप 30 के अंतर्गत नीचे से हम लोग हैं। तो भारत में मीडिया का क्या हाल है इस सूचकांक से आप अनुमान लगा सकते हैं। और मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो जो वाजिब सवाल है वो वाजिब सवाल तो मीडिया नहीं ही पूछता है और सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज की जो हमारी मीडिया है वो हमारी सरकार से यह पूछता है कि मोदी जी आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर या छील कर? आज की जो हमारी मीडिया है उसका ये सवाल है। जबकि सवाल होनी चाहिए देश में आर्थिक असमता बढ़ते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। सवाल इस पर होनी चाहिए। देश में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है तो सवाल बेरोजगारी पर होनी चाहिए। तो जो हमारा मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दा पर सवाल आज की मीडिया ना के बराबर ही करती है। और इसके अलावे एक तो देखिए यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि किस देश में मीडिया को कितना आजादी मिला है, मीडिया या प्रेस लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना जाता है। लोकतंत्र का फोर्थ पिलर मीडिया माना जाता है और प्रेस को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस को अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस को अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। और प्रेस यानी मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो इस सूचकांक में यह भी देखा जाता है कि मीडिया के साथ सरकार का क्या संबंध है, सरकार मीडिया को आजादी दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप देखते होंगे वैसे कोई भी मीडिया जगत के लोग जो सरकार से सवाल खड़ा करता है अगली सुबह उनके दफ्तर में छापा। इसके बाद आप देखे होंगे एक प्रकरण स्मृति ईरानी से कोई दैनिक भास्कर का पत्रकार कुछ सवाल किया, उसको नौकरी से बर्खास्त करवा दी। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में मीडिया की क्या स्थिति है और इस रैंकिंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में मीडिया की क्या स्थिति है।
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों से बेहतर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इस सूचकांक में 152 152वां स्थान मिला है, हम लोगों को 159वां स्थान मिला है। हम लोगों से बेहतर इस सूचकांक में पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में भी मीडिया की हालत गंभीर ही है। 159 152 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बेहतर पाकिस्तान है। अब इस सूचकांक में अगर देखा जाए, पहला स्थान जिस देश को मिला है वह देश है नॉर्वे, दूसरा स्थान जिस देश को मिला है वह है आपको डेनमार्क, और तीसरा स्थान जिस देश को मिला है वह है आपको स्वीडन। तो पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्वीडन। वही अंतिम और 180वां स्थान की अगर हम लोग बात करें तो इरिट्रिया अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट पर इरिट्रिया नामक एक छोटा देश है। इस सूचकांक में उसका स्थान 180वां है। फिर 179वां की अगर हम लोग बात करें तो सीरिया, और फिर इसके बाद 178 की अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान, और 177 की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी कोरिया, और चीन का स्थिति इस सूचकांक में हम लोगों से भी गया गुजरा है। 172वां रैंक चीन का है। खैर, इतना देश के सूचकांक के विषय में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो करंट अफेयर का क्वेश्चन एनालिसिस किया है उस क्वेश्चन में आप इस बात को देखे होंगे कि जो आपको यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सूचकांक से, उसमें प्रश्न यह होता है कि आपको कौन सी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, भारत का रैंकिंग क्या है, टॉप पर कौन है, और साथ ही साथ जो है अंतिम स्थान कौन है। यही सब बात जो है मूल तौर पर आपसे पूछा जाता है। तो अब नीचे से आप इन चीजों को नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हेडिंग मारिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। हेडिंग मार लिए हैं, लिखिएगा। यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार 2002 ईस्वी में, यह सूचकांक पहली बार 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। यह सूचकांक पहली बार 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। नीचे से 3 मई को प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2024 ईस्वी का 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 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। जारी किया गया है जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। नीचे से 2024 ईस्वी में इस सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। 2024 ईस्वी में इस सूचकांक में भारत का स्थान 2024 ईस्वी में इस सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। 159 2024 ईस्वी में इस सूचकांक में भारत का स्थान 159 159 159वां है। इससे पहले 2023 में इससे पहले 2023 में इस सूचकांक में इससे पहले 2023 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 161वां था। भारत का स्थान 161वां था। एक सौ इकसठवां था। फुल स्टॉप। नीचे से इस सूचकांक में प्रथम द्वितीय इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे, कोमा इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे, कोमा द्वितीय स्थान पर डेनमार्क, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क और तृतीय स्थान पर स्वीडन, और तृतीय स्थान पर स्वीडन, और तृतीय स्थान पर स्वीडन रहा है। वहीं सबसे अंतिम स्थान अर्थात 180वां रैंक, वहीं सबसे अंतिम स्थान अर्थात 180वां रैंक इरिट्रिया, वहीं सबसे अंतिम स्थान अर्थात 180वां रैंक अफ्रीका महादेश के देश, अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया, अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया अंतिम स्थान अर्थात 180वां रैंक अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया, अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया देश को मिला है। अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया देश को मिला है।
अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया देश को मिला है। अफ्रीका महादेश के इरिट्रिया देश को मिला है। अफ्रीका महादेश की इरिट्रिया देश को मिला है। चलिए, हो गया। इसके बाद अब आप आगे हेडिंग मारिए, मिस वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023। देखिए, ऐसे यह पुरस्कार, सुनिए, अब सुनिए, ऐसे इस पुरस्कार की अगर हम बात करें, अरे आपको मोबाइल दिए थे जी? नहीं दिए थे? आए तो रिका, आपका मोबाइल तो हम पता नहीं कहां रख दिए। कहां रखे हैं मोबाइल? उसका हम भुला गए, काहे कि रूम पर जाते हैं तो हम जहां रखते हैं वहां तो हम रखे हैं नहीं। ठीक है, आज तो रिका, तो मोबाइल गया आपका? हाँ, नया खरीद के देंगे। गलती वही ना किया था। गलती किसका था? गलती उसका था, भुगतेगा वो। लेकिन खोजवाएंगे, हो सकता है गाड़िए में छोड़ दिए हो सकता है गाड़ी में रख दिए हो, लेकिन रूम पर तो ना है। अच्छा, देखेंगे, खोजवाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। आइए, एक सप्ताह का भी समय है। तो मिस वर्ल्ड 2023, ऐसे तो इसका आयोजन देखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष विश्व के अलग अलग शहर में होता है। विश्व के अलग अलग शहर में होता है, लेकिन इस बार लंबे अरसे के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ है। भारत में हुआ है, भारत में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के मुंबई शहर में मार्च 2024 में हुआ है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई शहर में मार्च 2024 में हुआ है। इसके पहले भारत में 1996 में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1996 और 1996 में भारत के बेंगलुरु शहर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और 1996 के बाद सीधा 2024 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है, लंबे अरसे के बाद हुआ है, और इसमें मिस वर्ल्ड 2023 बनी है क्रिस्टीन पिस्कोवा। क्रिस्टीन पिस्कोवा, क्रिस्टीन पिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2023 बनी है आपको क्रिस्टीन पिस्कोवा, यही है। देख लीजिए, इसका फोटो लगाया हुआ है। हल्ला कीजिए, मतलब एकदम आप लोग सुधरने वाले ना। बताइए, आप लोग को लेकर के ये लड़की सब जो है कोचिंगों को बदनाम कर दी, और फिर भी आप लोग नहीं सुधर रहे हैं। कब सुधरिएगा? देखिए, कोचिंग का बदनामी हुआ मतलब मेरा बदनामी हुआ, समझे? तो कभी कभी देखिए इस चीज को समझिए, जो लोग समझते नहीं है। काहे कहा जाता लड़की को दिमाग कम होता है? सुनिए, बता रहे हैं, है? ताली नहीं बजाएगा कोई। शांति, शांति। देखिए, घर में अगर कोई कमी हो तो घर के मालिक को बताया जाता है।
बाहरी को नहीं बताया जाता है। बाहरी कोई घर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर सॉल्व करेगा तो वो घर का मालिक ही करेगा, समझे। हम लड़की को इतना प्रीफरेंस देते हैं, एक तो सबसे बड़ा चीज आप लोग भूल जाते हैं, लड़का से हम 7500 ले रहे हैं, आप लोग से 3500 ले रहे हैं। आप कैसे इस सब बात को भूल जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम स्वयं ही लड़की के मामले में बड़ी सख्त रहते हैं, समझे, लेकिन फिर भी जो है बदनाम भी लड़की की है। खैर कोई बात नहीं है, हम तो आपको बोले हम इस सब चीज से ऊपर 2016 में उठ चुके हैं, समझे। लोग क्या कहेंगे, लोगों का जो काम है लोग कहेंगे, समझे। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप जो भी बोले, आप अपने अंदर की बात बोले, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें भले बिहार की बदनामी हो या संस्थान की बदनामी हो या हमारी बदनामी हो, लेकिन आप अपने आत्मा का बात तो बोले हैं ना। कम से कम गोदी मीडिया वाला स्क्रिप्टेड सवाल तो नहीं ना आपके पास गया, कम से कम ये तो हुआ ना जी, आपके मन में जो था आप वो बात बोल दिए। देखिए अचानक जो है एक टीचर हैं इतिहास के, दिल्ली के, और बहुत बड़े टीचर हैं, तो अरे छोड़िए ना, अब कोई भी है उससे मतलब ना है, इतिहास के बहुत बड़े टीचर हैं, तो उनसे जो है थोड़ा सा मेरा लिंकअप है, तो जो है वही जो है इनको मेरा नंबर दिए, और आज हमको लगता है 12 सवा 12 बजे 12:30 बजे ही हमको फ़ोन किए कि हम जो है आपके क्लासरूम में आना चाहते हैं और चुनाव यात्रा में आए हैं। तो आपका नाम हम बहुत सुने हैं पटना में, स्पेशली पटना में आपका बहुत ज़्यादा ये है, मतलब रिजल्ट में जो है आप नंबर 1 पे हैं, तो हम आना चाहते हैं आपके क्लास में। तो हम बोले ठीक है आ जाइए, मेरा 3 बजे से क्लास है, तो आप आ जाइए। तो हमको लगता है 2:45 बजे या 2:30 बजे के आसपास ये लोग आए होंगे, समझे। तो अब तो आए तो हम मना भी नहीं कर पाए, समझे। और ठीक है, मेन था इन लोगों का जो है, देख आप गौर किए होंगे, मेन पॉलिटिकल जो है सवाल पूछ रहे होंगे, मेन था। और इंट्रो भी जो दिए थे, लोकसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है, आप सुने होंगे, तो मेन था उसी चीज को लेकर जो है एक जगह बल्क में विद्यार्थी मिल जाए, उससे पूछा जा सके कि आप किसके बारे में बिहार में सोच रहे हैं, समझे। मेन मुद्दा ये था और कुछ था नहीं वैसा, ठीक है। कोचिंग के बारे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था, समझे। और कोचिंग को जो है कौन नहीं जानता है आज के डेट में, पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में कौन नहीं जानता है कोचिंग को, समझ गए। और लोग तो बंगाल से आ रही है पढ़ने के लिए, समझे। तो बिहार ही नहीं, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य में तो कोचिंग को लोग जानबे करता है कम से कम, और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग जानते हैं कोचिंग को, समझे। तो खैर ठीक है, तो हम आपको ये बात कह रहे थे, किसी भी चीज पर जो है ना, देखिए रिएक्ट करने वाला चीज है तो रिएक्ट कीजिए, और जहां पर देखिए महिला सम्मान की बात हो वहां पर एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, आप समझिएगा, अनुच्छेद 21 को आप व्यापक तौर पर जाकर पढ़िएगा, एम लक्ष्मीकांत में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, अनुच्छेद 21 में, ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, समझ गए। तो आप लोग को हम कितना समझाए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोग वही करते हैं जो आपका इच्छा होता है। तो कम से कम जो है, जब देखते होंगे कि जब घर में गेस्ट आता है, देखते होंगे जब घर में गेस्ट आता है, तो अगर घर में दूध नहीं है तो चुपके से बगल वाली से दूध लिया जाता है, दिखा करके दूध नहीं लिया जाता है, नहीं तो गेस्ट क्या समझेगा, गेस्ट तो निगेटिव ना सोचेगा। तो हम, मेरा इशारा की सौर है, समझने वाले समझ जाइए, नहीं समझने वाले मत समझिए, समझे। चलिए, तो यही क्रिस्टीन पिस्कोवा है, चेक गणराज्य की रहने वाली है, क्रिस्टीन पिस्कोवा है, चेक गणराज्य की रहने वाली है। चेक गणराज्य जो है यूरोप महादेश, कौन महादेश, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में यहां पर एक छोटा सा देश है आपको चेक गणराज्य, यहां पर एक छोटा सा देश चेक गणराज्य है, और चेक गणराज्य की ही रहने वाली है क्रिस्टीन पिस्कोवा। इसे ही
2023 के मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। और आज तक अगर भारत की बात करें हम लोग, आज तक अगर भारत की बात करें हम लोग, आज तक भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत की बात करें अगर हम लोग आज तक के संदर्भ में, तो जो है आपको भारत की 6 महिला ऐसी हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। सबसे पहले 1966 ईस्वी में कुमारी रीता फारिया, फिर आपको ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर को 2017 ईस्वी में, प्रियंका चोपड़ा को 2000 ईस्वी में। तो कुमारी रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर, ये 6 भारतीय महिला है जिन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड जो है अलग अलग वर्षों में मिला है। तो जो मुख्य बात यह है कि आपको जो मिस वर्ल्ड 2023 घोषित हुई है, मुख्य तौर पर उसके नाम को याद रखना है। और एस्थेटिक के संदर्भ में इस बात को याद रखना है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है आपको कुमारी रीता फारिया। एस्थेटिक के संदर्भ में इस बात को जो है आपको याद रखना है, समझे। तो नीचे से जो है आप लिखिए, मिस वर्ल्ड 2023 लिखिएगा डैश दे करके। लंबे अंतराल के बाद भारत के मुंबई शहर में भारत के मुंबई शहर में 71 में लिखिए 71वें संस्करण, भारत के मुंबई शहर में 71वें संस्करण के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 71वें संस्करण के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 71वें संस्करण के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 9 मार्च 2024 को हुआ। 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 नौ मार्च 2024 को हुआ। इस प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता में चेक गणराज्य देश है, यूरोप महादेश में है, ठीक है। इस प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टीन पिस्कोवा, चेक गणराज्य की क्रिस्टीन पिस्कोवा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, चेक गणराज्य की क्रिस्टीन पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2023 घोषित किया गया।
मिस वर्ल्ड 2023 घोषित किया गया? चलिए आगे आगे हेडिंग मारिए, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी हमें मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 देता है। उसमें अनुच्छेद 324 यह कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। और भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। चुनाव में मतदाता लोग भाग लेते हैं। चुनाव में मतदाता लोग भाग लेते हैं। तो जो 25 जनवरी जिस तिथि को चुनाव आयोग का गठन हुआ है, उस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टैटिक संदर्भ में इस बात को याद रखेंगे। और जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में, तो उस समय चुनाव आयोग में सिर्फ एक सदस्य हुआ करता था। लेकिन वर्ष 1993 ईस्वी से चुनाव आयोग में 3 सदस्य हो गए। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जब मार्च 2024 में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होना था, उससे पहले चुनाव आयुक्त 2 चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हो गया। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे, बाद बाकी जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, दोनों का पद रिक्त हो गया। दोनों का पद रिक्त हो गया। अब इलेक्शन करवाने थे। इसी वजह से अतिशीघ्र 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसी वजह से अतिशीघ्र 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, ताकि लोकसभा का चुनाव जो है आपको सही से हो सके, ताकि लोकसभा का चुनाव सही से हो सके। बाहर जाना है, चले जाइए। अरे जाने दीजिएगा, रास्ता दे दीजिए, ठीक है, ताकि चुनाव हो सके। ठीक है, अब देखिएगा आप, अब सवाल यह उठता है कि एक तो हाल फिलहाल में कुछ परिवर्तन हुए हैं। जो कुछ परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर आप इस बात को जानिए कि जो आपको चुनाव आयुक्त होते हैं, भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है। जो 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई कैबिनेट मंत्री होता है। इन तीनों को मिलाकर जो एक समिति बनती है, यह समिति जिसको लेकर यह सिफारिश करता है कि अमुख व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए, अमुख व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए, तो यह समिति जिसकी सिफारिश करता है उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। और एक बात आप जानिए, बिहार एसआई 2024 के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है? एक तो सबसे पहली बात आप ये जानिए, आप मार्च 2023 में चले जाइए, मार्च 2023, सीधे आज से 1 साल से भी 2 महीना पीछे, मतलब 14 महीना पीछे आप चले जाइए। मार्च 2023, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे। उसमें एगो प्रधानमंत्री होंगे, एगो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और एगो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट मार्च 2023 में क्या कह रहा है? भारत का सुप्रीम कोर्ट मार्च 2023 में यह कहा कि भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करेगा और उस 3 सदस्यीय समिति में एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए भारत की संसद ने यह कानून बनाया कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री होंगे। एक प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होंगे। तो ये वाला याद रखना है, और आप इस बात को समझिए कि एक तो 2023 से ही चुनाव आयोग लगातार चर्चा में रहा है, और दूसरा रीजन यह है, यहां से प्रश्न पूछने का दूसरा रीजन यह है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। और देश के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुकुमार सेन, जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार, जो कि देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मार्च 2024 में जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आना था, उससे पहले 2 अन्य चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हो गया। तो मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को 2 अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया, 2 अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय आयोग है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त आपको राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ये दोनों एक उत्तराखंड कैडर के
आईएएस अधिकारी है और एक केरल केडर के जो है आईएएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के एक हैं और एक संभवतः 1994 बैच के हैं। तो खैर ये सब बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यहां पर इस बात को याद रखना है कि 2024 का 18वीं लोकसभा चुनाव राजीव कुमार नामक मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार नामक दो अन्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में हुआ। और आपको भारत के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ये 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। और भारत में मुख्य तौर पर चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये तमाम ऐसे चुनाव होते हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा जो है आपको करवाया जाता है। तो नीचे से लिखिए चुनाव आयोग। चलिए चुनाव आयोग लिखिएगा। चुनाव आयोग मार्च 2024 में मार्च 2024 में सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को ज्ञानेश कुमार को राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो कि क्रम संख्या से 25वें हैं, जो कि क्रम संख्या से 25वें हैं। वहीं देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, वहीं देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे नीचे से। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में
मुख्य चुनाव आयोग या भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय देश के राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर किया जाता है, 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर किया जाता है, जो निम्न है, जो निम्न है। 1 नंबर में प्रधानमंत्री, 1 नंबर में प्रधानमंत्री, 2 नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता, 2 नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता, 3 नंबर में प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री, यानी प्रधानमंत्री जिसको बुलाएंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री। चलिए बस हो गया। एक और पॉइंट लिख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 यह कहता है कि, है नहीं तो छोड़ दीजिए, है पॉलिटी पढ़े हुए करेंगे, छोड़िए, है छोड़िए, है ना, ठीक है, हो गया, काफी है। चलिए आगे, आगे हेडिंग मारिए सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, चलिए आ जाइए। बोर्ड पर जो फोटो लगाया हुआ है सुधा मूर्ति का है। सुधा मूर्ति कौन है जानते हैं? चर्चा में रहती है हमेशा, है? देखिए, इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। उसके संस्थापक है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की ही पत्नी है सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति समाज सेविका है, लेखिका है, इंजीनियर है, पढ़ी लिखी महिला है, पुस्तक सब लिखने का काम करती है, समाज सेवा से जुड़ी हुई है। इन्हें मार्च 2024 में देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। आप सब लोग जानते होंगे कि संसद का एक सदन राज्यसभा होता है, और संसद का जो एक सदन राज्यसभा होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं। तो राष्ट्रपति को जो यह अधिकार है, राष्ट्रपति ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मार्च 2024 में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत करने का काम की है। राष्ट्रपति भी तो द्रौपदी मुर्मू ही है, महिला ही है, उन्होंने की है। तो सुधा मूर्ति इस प्रकार से राज्यसभा की सदस्य बनी है और इससे पहले इन्हें 2006 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड, 2023 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड, ये सब अवार्ड से सुधा मूर्ति जो है आपको नवाजी गई है। तो नीचे से आप लिखिएगा। और एक बात और आप जानिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नाम सुने हैं? दामाद है इनका, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के दामाद है ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और हाल फिलहाल में जब भारत में G20 का बैठक हुआ था तो ऋषि सुनक भी तो आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, कई सारा मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी किए, समझ गए। तो खैर ठीक है, लिखिए। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, सुधा मूर्ति हेडिंग मारना है और डैश देकर लिखना है। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक और अध्यक्ष, इन्फोसिस के संस्थापक और अध्यक्ष नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति है, जो स्वयं समाज सेविका, लेखिका, और इंजीनियर हैं। फुल स्टॉप। सुधा मूर्ति को मार्च 2024 में सुधा मूर्ति को मार्च 2024 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत राष्ट्रपति ने की है। आगे, इन्फोसिस की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए आगे, अब आप हेडिंग मारिए ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए सुनिए, आइएगा यहां पे समझिएगा। और ऑपरेशन इंद्रावती भी मार्च 2024 में शुरू हुआ है। मार्च 2024 में शुरू हुआ है। क्या है ऑपरेशन इंद्रावती, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में जो जलीय भाग है ये कैरिबियन सागर है। ये जो जलीय भाग है ये कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर में क्यूबा देश मिलेगा। क्यूबा, क्यूबा यहां है। क्यूबा, क्यूबा के आप पूरब में जाइएगा तो हैती देश मिलेगा। हैती, हैती देश का नाम क्या है? हैती, हैती, हैती देश का नाम है। कैरिबियन सागरीय देश है हैती। छोटा सा एक द्वीपीय देश है हैती। और हैती के पूरब में जाइएगा तो डोमिनिकन रिपब्लिकन मिलेगा, मतलब डोमिनिकन गणराज्य मिलेगा। हैती के पूरब में जाइएगा तो यहां पर है आपको डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य। तो क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में हैती नामक एक कैरिबियन सागरीय देश है। कैरिबियन सागरीय देश है। यहां पे हुआ क्या है? भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल जैसी, भूखमरी, बेरोजगारी और अकाल जैसी स्थिति हैती में उत्पन्न हो गई। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तो इसमें जो बलशाली है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र के बल पर हैती में लूटपाट, संपन्न लोगों का लूटपाट होने लगा। संपन्न लोगों का लूटपाट होने लगा। तो विश्व के जिस भी देश के नागरिक हैती में थे वो अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम किया। अगर बात भारत की हम लोग करें तो भारत के कुछ नागरिक हैती देश में भी रहते हैं। भारत के नागरिक कौन देश में नहीं रहते हैं? जैसे बिहारी कौन राज्य में नहीं है? भारत के 28 राज्य में बिहारी है। वैसे ही भारतीय आप मान करके चलिए, अरे हमारे देश का आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे देश की समस्या के कारणों में एक प्रमुख कारण आबादी है। आबादी है। तो भारत के कुछ लोग हैती देश में रहते हैं तो अब भारतीयों के साथ भी लूटपाट होने लगा। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से भारतीयों को हैती से बाहर निकालने का काम किया, या हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन किया उसी को ऑपरेशन इंद्रावती कहते हैं। और इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार कर क्या रहा है पता है? मतलब हैती से उन लोगों को भारत नहीं बुला रहा है, बल्कि हैती के बगल में है डोमिनिकन गणराज्य। भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट कर दे रहा है। भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट कर दे रहा है कि वहां पर लूटपाट हो रहा है, तो अब आप लोग जो है बगल वाला देश में जाकर के शिफ्ट हो जाइए। समझे बात को? तो यही है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती। तो नीचे से लिखिएगा,
हैती में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन इंद्रावती, हेडिंग मार के, हेडिंग मार लिए ऑपरेशन इंद्रावती, हेडिंग मार लिए, लिखिए हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 में भारत सरकार ने मार्च 2024 में जो ऑपरेशन चलाया उसे ऑपरेशन इंद्रावती कहते हैं। उसे ऑपरेशन इंद्रावती कहते हैं। उसे ऑपरेशन इंद्रावती कहते हैं। इस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। करंट में आज इतना ही रहने दीजिए, आगे आपको टेस्ट भी देना है। क्या टेस्ट भी होगा, समझे। अब सुनिए, पढ़िए, पहले याद करवाएंगे तब। जल्दी पढ़िए, टेस्ट भी शुरू करना है। और आज जो है अंदाज ओएमआर सीट चेक करने वाला मशीन हमको लगता है आ गया है ना, वो काम करने लगा है। तो अब तो आप लोग को चेक करने का झंझट भी ना है, समझे। रिजल्ट जो है अब उसमें पता नहीं कितना स्पीड वाला लिया है। जैसे स्पीड होता है 1 मिनट में 50 गो ओएमआर चेक करेगा, 1 मिनट में 100 गो ओएमआर चेक करेगा। अभी लोग पता नहीं कितना वाला लिया, हमको तो पते नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है, टेस्ट का रिजल्ट तुरंते जारी होगा। बैठना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आधा घंटा बैठना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब जो ई समस्या है कि मेरा ई नहीं चेक होता है, मेरा कॉपी नहीं आया, ठीक है, वो सब समस्या दूर हो जाएगा। मेरा रिजल्ट नहीं आया, ये सब समस्या से निजात हम लोग पा लेंगे लगभग में। अब देखिए क्या होता है। अब मशीन काम करेगा नहीं करेगा वो तो हमको पता है ये न है, समझे। पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी गुरुजी लोग, आप लोग पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोगों से बतियाते हैं। ऑनलाइन वाले लोग यहां पर तो 5:45 बजे हम टेस्ट शुरू कर देंगे। आप लोग का टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट का क्वेश्चन जो है हम अपलोड करवा देंगे 6 बजे, और 8 बजे तक जो है उसका आंसर अपलोड करवाएंगे। 6 बजे क्वेश्चन अपलोड करवाएंगे और 8 बजे तक जो है आंसर अपलोड करवाएंगे, समझे। तो 6 बजे क्वेश्चन और 8 बजे तक आंसर अपलोड करवाएंगे। ऑफलाइन हम टेस्ट ले लेंगे। और आप लोग भी जो है टेस्ट दीजिएगा, और उसमें क्वेश्चन जो है जो आप पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन है,
और आप आकलन कीजिएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल बिट्टू सर का क्लास है। कल रविवार है, हाँ कल रविवार है, मेरा क्लास नहीं है, हम बोल दे रहे हैं। कल बिट्टू सर का क्लास 3 बजे से है। कोई चैप्टर जो चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत बाकी है, उसको खत्म करेंगे सर। कल बोले हैं, कल बिट्टू सर का क्लास है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को हम सूचित कर दे रहे हैं, कल रविवार है। ऐसे रविवार को सामान्य तौर पर क्लास नहीं होता है, लेकिन कल बिट्टू सर स्पेशली हमको सुबह में यहाँ आकर के बोले हैं, कल एकदम अनाउंसमेंट कर दीजिएगा कि रविवार को मेरा क्लास होगा, समझे। तो कल बिट्टू सर का बायोलॉजी का क्लास है 3 बजे से आपका। पढ़ लिए सब लोग, दीजिए तो। आइए गुरुजी लोग, आइए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती? रिपोर्टर विदाउट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? यह सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया? कब जारी किया गया है? चलिए आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 के इस सूचकांक में भारत का स्थान 150। 2024 के इस सूचकांक में भारत का स्थान 150। इस सूचकांक में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, सबसे अंतिम स्थान इरिट्रिया। अंतिम स्थान मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कौन जीती है? क्रिस्टीन पिस्कोवा। क्रिस्टीन, मिस वर्ल्ड 2023 कौन जीती है? क्रिस्टीन। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव। और मार्च 2024 में किस 2 व्यक्ति को 2 अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है? सुखबीर सिंह संधू और मार्च 2024 में किसे 2 अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है? सुखबीर सिंह संधू और आगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति न करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद आगे बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर न करते हैं ना। वो 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है? 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है? मार्च 2024 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनयन किस महिला का हुआ है? किसका हुआ है? हैती में फंसे भारतीयों को हैती से बाहर निकालने के लिए मार्च 2024 में भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चला? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन क्लियर है? चलिए, याद हो गया। अब सुनिए, टेस्ट देना है ना हो, तो क्वेश्चन सब आया जी, क्वेश्चन सब आ गया, सफिशिएंट क्वेश्चन है ना, घटेगा नहीं ना। हाँ, एक चीज और, जो लोग वहां उस सेंटर पे क्लास करते हैं, हम कल अनाउंसमेंट करना भूल गए थे कि आज जो है वहां पर जो है कोई काम हो रहा है कैंपस में, वो छत ढलाई हो रहा था, तो आज वहां का पूरा क्लासे बंद है। तो उस सेंटर पर जो है आज क्लास नहीं हुआ होगा। हमको कल इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए था, लेकिन हम दे नहीं पाए हैं। लेकिन जो है वहां पर क्लास आगे चलता रहेगा। बहुत विद्यार्थी के दिमाग में ये चला जाएगा कि वहां पर क्लास नहीं होगा, तो वहां पर क्लास चलता रहेगा। कल भी वहां क्लास होगा, आगे चलता रहेगा। आज कोई कैंपस में काम था, इसी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, तो यही है। तो ऑनलाइन वाले लोग, आप लोगों को जब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सब चीज कर देंगे, तब क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। और 6 बजे क्वेश्चन अपलोड होगा, 8 बजे आंसर अपलोड होगा, अपना मिला लीजिएगा। और ऑफलाइन वाले लोग 15 मिनट का गैप दे रहे हैं। 15 मिनट में जो है फ्री हो जाइए, और फिर 15 मिनट के बाद जो है आपको टेस्ट शुरू करेंगे। 15 मिनट के बाद जो है टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, और टेस्ट में सबको पार्टिसिपेट करना है। धन्यवाद ऑनलाइन वाले लोगों का। और ऑफलाइन वाले लोग अपना बैठे रहिए,
और या फिर जिसको जहां जाना है जाइए, 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में फिर टेस्ट शुरू होगा। हमको थोड़ा सा निकलने दीजिए ना, हमको नहीं निकलने दीजिएगा। है दीदी जी लोग, थोड़ा सा हमको निकलने दे दीजिएगा। तो 15 मिनट में आ जाना है और टेस्ट देना जरूरी है, समझे। ये तीसरा क्लास टेस्ट ना है हो, हाँ तीसरा क्लास टेस्ट है। हमको जाने दीजिए ना, वो बीच से हटिएगा तब ना हम निकलेंगे।